पेट्रोल प्राइसेस एक मरतबा फिर बढ़ने का शदीद खदशा है। आप बात कर लें, बांग्लादेश की बात कर लीजिए, आप भारत की बात कर लीजिए, क्या कीमतें जा रही हैं वहाँ पे पेट्रोल की? 200 रुपये पे वो भी है। ये अमल जितना हुआ है पिछले 3.5 साल 4 साल से, ये बैकफायर कर गया है, ये काउंटर प्रोडक्टिव हुआ है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नूरुल आरफीन सिद्दीकी और आप देख रहे हैं मेरी जंग। तब्दीली सरकार तब्दीली के खदशात से दो चार होने लगी है। परवेज़ खटक साहब का कद जो है वो कुछ दराज हुआ है। पहले ही से सरुकामत हैं, लेकिन इस मरतबा कद उनका मेरा ख्याल है साए से भी बढ़ता चला जा रहा है। इमरान खान साहब को, मेरे हैंडसम को, मेरे सादिक और अमीन को आंखें दिखा करके और अपने इरादे गोया शायद उन्होंने जाहिर किए हैं। रावियान रिवायत का वज़ीर आज़म के एक बहुत करीबी साथी जो इस वक्त वज़ीर आज़म से कुछ खफा तो हैं लेकिन बहरहाल साथ भी हैं, उनसे जब गुफ्तगू का शर्फ हासिल हुआ तो उन्होंने बताया कि वज़ीर आज़म साहब इजहार करें या ना करें, लेकिन बहरहाल ही इज़ अंडर ट्रिमेंडस और इमेंस प्रेशर। वज़ीर आज़म साहब को प्रेशर में लाने वाली हस्ती है परवेज़ खटक साहब की, जिन्होंने पिछली मरतबा यानी अभी 2 रोज़ पहले वज़ीर आज़म साहब को एक भरपूर इजलास में आंखें दिखलाईं। तल्ख कलामी हुई, वज़ीर आज़म साहब इजलास छोड़ करके गए। परवेज़ खटक साहब ने उसके बाद फिर ये शोशा छोड़ा, मैं दरअसल सिगरेट पीने गया था। सिगरेट कंपनियों को मेरे ख्याल है इस पर नोटिस लेना चाहिए। दूसरी जानिब तब्दीली वालों में मज़ीद टूट फूट वाज़े हुई है। नूर आलम साहब एक मरतबा फिर टर्मिनेटर 2 की तरह सामने आए हैं। आर्नल्ड शिवाज़नीगर की तरह उन्होंने अपनी ही सफ़ों में खुदकुश हमला कर डाला है। उन्होंने बताया है कि हुकूमत के अगली 3 सफ़ों में बैठने वाले वो अरकान जो अगली 3 बेंचेस पे बैठते हैं वो दरअसल कौमी मुजरिम हैं। मुल्क के तमाम मसाइल की जड़ वो अगली 3 सफ़े हैं। उन्होंने नूर आलम साहब ने अहम अरकान के नाम ECL में डालने का इशारा भी दिया, बल्कि इस हवाले से उन्होंने बाकायदा बाज़ाब्ता अपील भी कर डाली। उन्होंने अपनी हुकूमत को, अपने कायदे तहरीक को ये अपील भी की कि अपनी जहाज़ों, लैंड क्रूज़र्स और BMW से बाहर निकल कर के कौम के, मुल्क के मसाइल पर तवज्जो दें जैसे कि वज़ीर आज़म ऐसा कर ही डालेंगे। जिक्र कर लेते हैं खान साहब का। बदस्तूर अर्शे मोहल्ला की सैर फरमाई जा रही है, हकीकत से दूर ज़िंदगी गुजारी जा रही है। नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी पर इतराए फिरते हैं, खुशनुमा बयानात के ज़रिए गम हल्का कर रहे हैं। नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी पार्लियामेंट को बालाए ताक रख करके, अपोजिशन को खुड्डे लाइन लगा करके नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी मंजूर कराई गई है। बाकायदा इस पर इतराए फिर रहे हैं। खान साहब ने बाकायदा बताया है कि IMF की शराइत मानने से मुल्क की सिक्योरिटी मुतासिर होती है। पूछना यह था कि जब आप गैर मुल्की शहरी को पाकिस्तानी सिक्योरिटी एडवाइज़र तैनात कर देते हैं, मैं मुईद यूसुफ साहब की बात कर रहा हूं, आप इधर उधर जाएंगे, स्टेट नाम लेते हैं, तो क्या कौमी सिक्योरिटी, कौमी सलामती दाव पर नहीं लगती? ये वही कौमी सलामती एडवाइज़र हैं जो खान साहब को एक मिस कॉल फ्रॉम जो बाइडन करवाने में अब तक शानदार तौर पर नाकाम नजर आते हैं। दूसरी जानिब पेट्रोल प्राइसेस एक मरतबा फिर बढ़ने का शदीद खदशा है। 5 रुपए की रिकमेंडेशन दे दी गई है, 150 रुपए अल्लाह ने चाहा तो, बल्कि सॉरी खान साहब ने चाहा तो इंशाअल्लाह ताला आज रात के बाद आपको पेट्रोल मुयस्सर आएगा। लेकिन ये सब पिछली हुकूमतों का किया धरा है। खान साहब बदस्तूर 70-72 साल की उम्र में हैंडसम भी हैं और साकिब निसार ने बताया था कि वो सादिक और अमीन भी हैं। ये लग बात के इस बताने के एवज 10 लाख रुपए का जुर्माना इमरान खान साहब ने उन पर आयद किया। ये 10 लाख रुपए साकिब निसार की पेंशन है। तो क्या आप मुझे यह भी बताना पड़ेगा कि साकिब निसार ने किसके कहने पे ये बताया? 2 अशखास थे, एक साहब बैरून मुल्क नौकरी कर रहे हैं जिन्हें मैं बाबा PTI कहा करता हूं, और दूसरे के बारे में मैंने आपसे बात कर ही ली है। अपने मेहमानों की जानिब जाएंगे मेरे साथ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ
MNA मोहतरमा उज़मा रियाज जदून साहिबा बनफ से नफीस स्टूडियोज़ में तशरीफ़ रखती हैं। कदम रंजा फरमाया उन्होंने। मैडम, इज़हार तशक्कुर, आपने हमारे साथ प्रोग्राम में एक मरतबा फिर शरीक होने का ख़तरा मोल लिया। सेनेटर शहादत आवान साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हमारे साथ मेरे बिल्कुल बराबर में कदम रंजा फरमा चुके हैं। सेनेटर साहब, सर खिराज अकीदत। और दूसरी जानिब सेनेटर राना मकबूल अहमद साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की तर्जुमानी की अदाकारी के फ़राइज़ अंजाम देंगे। सर, सेनेटर साहब राना मकबूल साहब, सर आपको भी प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हुए हस्ब रिवायत हस्ब दस्तूर सरकार का सब्र आजमाने के लिए मोहतरमा उज़मा रियाज जदून साहिबा का रुख करेंगे। मैडम, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्लाह का शुक्र है। जज़ाकुमुल्लाह खैर। मैडम, ये पूछना था कि ये परवेज़ खटक साहब वाली जो एपिसोड हुई है, सब कुछ करने कराने के बाद और उन्होंने साफ, वो कहते हैं ना कि 100 किस्म के झगड़ों से बचा लेती है मुझको, हर बात से ये साफ मुकर जाने की आदत। साफ मुकर गए, कह रहे मैं तो सिगरेट पीने गया था। अच्छा, सिगरेट पीने जाने से पहले जो बॉक्सिंग की थी वो अंदर, वो अनोखी वाली जो रेसलिंग हुई थी, वो कुश्ती ढोल ढपाका हुआ था, उसका क्या नतीजा निकला और वो हुआ क्यों था? मैं हैरान हूँ कि आपको किसने बताया कि ढोल धमाका हुआ, रेसलिंग हुई। बात इतनी नहीं हुई जिसका आपने बतंगड़ बना दिया। और हैरान हूँ मैं आप लोगों की बात की बतंगड़ के ऊपर भी। बिल्कुल जी, वहाँ पे हम मौजूद थे। हमाद अजहर साहब के साथ कुछ प्रोजेक्ट्स के ऊपर खटक साहब की बहस हुई, बात हुई। वो हर MNA का हक है कि जब भी पार्लिमानी कमेटी के अंदर आपको किसी भी चीज़ के ऊपर या अपने इलाके के हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात हों, तो आपका काम है कि आप पार्लिमानी कमेटी के अंदर उस चीज़ को डिस्कस किया जा सके, खान साहब की नॉलेज में लाया जा सके कि भाई मुख्तलिफ ये चीज़ें हैं जिसके ऊपर से MNAs खुश नहीं, या उनको इस पे चेंज चाहिए, या उनकी जो ऑलरेडी जो प्रोजेक्ट्स हैं जो पाइपलाइन में हैं उनको स्पीडी करने की ज़रूरत है। ये बात ज़रूर हुई है। लेकिन आप ये कहें कि जी खुदा न खास्ता परवेज़ खटक साहब ने खान साहब को थ्रेट किया है या कुछ पार्टी पॉलिसीज के ये क्यों कहा कि आप मुझे ब्लैकमेल कर रहे हैं? नहीं, देखिए, नहीं, मैं वहाँ पे मौजूद थी, कोई इस तरह के लफ्ज़ वगैरह इस्तेमाल नहीं किए गए। ये मीडिया बिलावजा की बातें। देखिए, मैं मौजूद थी ना कि इस तरह की कोई बात नहीं हुई है। हाँ, आपस में जो मिनिस्टर्स के और जो हमारे MNAs हैं उनके दरमियान KPK के हवाले से बात हो गई थी। लेकिन वो वज़ीर आज़म की उस मुआविन की बात मैं फिर कैसे झुटला दूं, कैसे उसको सरफ नज़र कर दूं जिन्होंने फरमाया कि खान साहब इज अंडर ट्रिमेंडस प्रेशर। देखिए, खान साहब ओनली बिकॉज ऑफ परवेज़ खटक। एक चीज़ उनकी जो जन्नती दरवाजे से कुर्बत है, एक चीज़ आप जहन में रखिएगा कि खान साहब कभी भी प्रेशर में आने वाले नहीं हैं, और अगर उनको प्रेशराइज़ किया भी जाए तो वो प्रेशर के अंदर बहुत अच्छा खेलते हैं। तो खान साहब, मेरा नहीं ख्याल कि खान साहब प्रेशर में हैं, बिल्कुल प्रेशर में नहीं है। उस वक्त वो जब असम्बली में बैठे हुए थे, हम सब उनके पास गए, उनसे हमने गपशप की, उनसे बातचीत की। आप ये तो सोचें ही ना कि आप कप्तान को प्रेशर में लेकर आ सकते हैं या उनको प्रेशराइज़ कर सकते हैं। साफ गोया वो शेर आप पर भी सादिक आ गया। 100 किस्म के झगड़ों से आपने बचा लिया अपने आप को, और साफ मुकर जाने की आदत भी रही। बहरहाल, राना मकबूल साहब, जनाबे मन, हम तो खुशी के शादियाने बजा रहे थे, हम का मतलब मैं अपोजिशन की बात कर रहा हूँ सर। लेकिन मैडम उज़मा रियाज जदून ने तो साफ इनकार कर दिया। उन्होंने कहा ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कख भी नहीं है, और अभी आप लोगों को मजीद लाइन में लगा रहना है इख्तिदार का झूला झूलने के लिए, और ये मुद्दत जो है वो कम से कम 1 से 1.5 साल है। सर, तो क्या करना चाहिए? सेनेटर राना मकबूल साहब, सर आप मुझे सुन सकते हैं? ये सवाल आप ही से था। जी, आवाज अब मैं सुन रहा हूँ जी, आवाज कट। हाँ, मैं सवाल दोहरा दूं सर अगर आप कहें तो? वो यूँ आवाज बहुत में बने, वो यूँ वो अभी आप फरमा रहे थे, अब परवेज़ खटक साहब की बात चलो आप ना माने, नूर आलम साहब के बारे में क्या ख्याल है? हाँ जी, उन्होंने तो बड़ी अजीबोगरीब और बड़ी सख्त तजावीज़ भी दी हैं, और हाँ जी, तो अब देखिएगा कि हाँ जी सर, मैं हमतन गोश हूँ, प्लीज गो ऑन। कि हालात किस वक्त जा रहे हैं।
किस तरफ जा रहे हैं, ये तो खैर अंदर की तरफ है ना जी, दिल के फपोले क्या जाल उठे सीने के दाग से, तो ये तो आपके सामने है। इसलिए ये गिरिया सिर्फ नूर आलम ही नहीं कर रहे हैं या परवेज खटक नहीं कर रहे हैं, ये सारे का सारा प्रोग्राम जो है तमाम अवाम नास के दिल में खटक रहा है। और जितनी तकलीफ़ में वो हैं, गुर्बत की वजह से, अफलात की वजह से, फाकों की वजह से, हर रोज़ लोग अपने बच्चों को मार रहे हैं, ख़ुदकुशियाँ कर रहे हैं जी। तो अभी मैं एक तस्वीर देख रहा था कि एक ख़ातून ने कराची में ही रहीम ब्याह खान में अपने तीन बच्चियों को मार दिया और ख़ुदकुशी कर ली। तो अखबार वाले ने कहा था, वहाँ तस्वीर लगाई हुई थी कि मेरे लैक को और खिदमत है तो बताएं। हुकूमत की सर थोड़ा सा तवक्कुफ की इस्तदा है, मैं आपकी तरफ आता हूँ। राना मकबूल साहब, इनको जो ऑडियो डिले है उसको जरा देख लें भाई, ताकि बगैर किसी दिक्कत के बात कर सकें। बहुत कट रहा है जी। हाँ, उनको दोबारा डायल कर लीजिए, ज़्यादा मुनासिब है। शहादत अवान साहब, सर इंतज़ार की ज़हमत में मुब्तला रखने के लिए अज़द माजरत ख्वाह हूँ। सर साफ छुपते भी नहीं, सामने आते भी नहीं, परवेज़ खटक साहब, सर आपको तो जानते होंगे ना, आप उनको तो जानते होंगे, क्योंकि खैर से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का हिस्सा भी थे, उसके बाद फिर वहाँ से निकले तो शेरपाओ ग्रुप में गए, आजकल जो है वो खिलाड़ी बने फिरते हैं। सर परवेज़ खटक साहब का ट्रैक रिकॉर्ड देख करके और जन्नती दरवाजे से उनकी क़ुर्बत को देख करके खान साहब को जो परेशानी जिसके बारे में राविया ने रवायत गुमान करते हैं, सर मतलब लॉजिकल है ये सारी बातें? देखिए, अस्सलाम वालेकुम नूरुल आरफीन साहब, सबसे पहली बात तो ये है कि जिस पैराए में आप ये बात कर रहे हैं, तो मैं ये समझता हूँ कि मौजूदा जो सूरत हाल है, रोज़ाना का एक तो बजट हम देखते हैं, डेली पेट्रोलियम की प्राइसेस, इलेक्ट्रिसिटी की प्राइसेस, जो महंगाई, अद्वियात की प्राइसेस डेली चल रही हैं। लेकिन अब जिस तरीके से मौजूदा हुकूमत ने IMF के कहने के ऊपर जो ये मिनी बजट, जिसके लिए 12 जून की अगर अब मौजूदा वज़ीर जो ख़जाना है शौकत तरीन साहब, उस वक्त के एडवाइज़र ख़जाना, उन्होंने 12 जून को अपनी बजट स्पीच में ये कहा था कि मैं आपसे वादा करता हूँ कि कोई मिनी बजट नहीं आएगा, अगर कोई आएगा तो अवामुन्नास के फ़ायदे में आएगा। तो मैं समझता हूँ जिस माहौल में गए वो भी रंगे गए। अब बात ये है कि जो पार्लियामेंटेरियंस हैं उनको आपने हल्के में नूरुल आरफीन साहब जाना होता है, पब्लिक को फेस करना होता है। आपने देख लिया है कि अब हल्कों में जो लोग गए हैं तो लोग किस तरीके से जो है मजमे से भाग रहे हैं, पब्लिक को अवॉइड कर रहे हैं। आप इसको छोड़ दें। अब पहले सबसे बड़ा मेन इस वक्त जो महंगाई तो अपनी जगह है, लेकिन लोगों के चूल्हे ठंडे हो चुके हैं। कोई घर बता दें कि जो ये कहे कि मैडम बैठी हुई हैं कि इनके घर में इनके कुक से पूछ रहे कि क्या आपको गैस मुहैया है। उसके ऊपर कराची के MNA हैं फ़हीम साहब PTI के, उन्होंने यहाँ पे एहतजाज किया। उन्होंने कहा क्या हम इसलिए वोट लेके आए थे कि मेरे हल्के के लोगों को गैस न मिले, उसको भी छोड़ दें। फिर उसके बाद आफ्ताब सिद्दीकी साहब इंतहाई शरीफ-उन-नफ्स किस्म के MNA हैं, लेकिन हैं PTI में, तो उन्हें देखें कि उन्होंने भी, आफ्ताब साहब ने भी ये तक कह दिया, उन्होंने आपको पता है कि हमाद अजहर साहब से झगड़ा कर डाला। उन्होंने कहा भाई सुई गैस नहीं है, हम अपने हल्के में घर से बाहर हैं, उसको भी छोड़ दें। अब बात आपकी ये रहेगी कि नूर आलम खान साहब ने जो स्पीच की उसने वाज़ह कर दिया कि ये पार्लियामेंट में जो लोग बैठे हैं, उसने तो कहा इनको ECL में रखें और इन लोगों के ख़िलाफ़ किसी किस्म की कार्रवाई करें, हमने कहाँ जाना है। परवेज़ खटक साहब ने तो 2 अल्फाज आगे चले गए। उन्होंने कहा क्या मेरा इलाका जो है चारसदा, मर्दान, पेशावर, क्या वो पाकिस्तान में नहीं है? क्या खाली आपको मियाँ वाली नज़र आती है? मियाँ वाली उन्होंने क्यों कहा? क्योंकि आपने जनाब प्राइम मिनिस्टर साहब, उन्होंने उस हल्के में कुछ अर्सा पहले 36 अरब रुपए की 23 स्कीम्स जो हैं वहाँ पे उन्होंने अनाउंस की हैं। तो जो बाकी उनके साथी MNA पार्लियामेंटेरियंस हैं वो भी तो चाहते हैं ना कि उनके हल्के में भी किसी किस्म का कोई डेवलपमेंट के काम हो। अब एक और बात मैं बताऊं कि परवेज़ जो ये फैमिली है,
खट्टक साहब के भाई लियाकत खट्टक साहब, भतीजा आहद खट्टक साहब, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है ज्वाइन कर चलते हैं। और आपको पता है जब कश्ती डूबने लगती है तो बोझ उतारा करते हैं। तो भाई बात ये है कि अब आप उसको छोड़ दें। अब तो इनके अपने लोग पार्लियामेंट में खड़े होके उन लोगों ने गिले शिकवे जो है वो शुरू कर दी हैं। अच्छा, इसको भी आप छोड़ दें। अब आप आ जाएं मिनी बजट के ऊपर। मिनी बजट की जो आप बात करते हैं तो वो पहले तो मैंने आपको वज़ीर ख़जाना साहब की बात कर दी कि उन्होंने कहा क्या था और घूम किस तरीके से गए। अब आप ये बता दें कि ये IMF के कहने के ऊपर जो बजट आया है, क्या ये पहले जो महंगाई अफराते ज़र जो है, पहले आम आदमी जो है जिस तरीके से उसके जानो तन का वो रिश्ता बहाल रखना उसके लिए मुश्किल हो रहा है, क्या इन हालात में आम आदमी जो है वो बर्दाश्त करेगा कि मौजूदा गवर्नमेंट आपके सवाल का जवाब वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की एक इरशाद से दे करके और इस बात को यहीं धड़म तख्ता कर देता हूँ। पाकिस्तान कुर्रे अर्ज़ का अब भी खान साहब की नज़र में सस्ता तरीन मुल्क है। तो आपका ये आर्ग्यूमेंट यहीं नल एंड वाइड हो गया। थोड़ा सा आप वेट कीजिएगा, मैं आपकी तरफ आता हूँ। मोहतरमा उज़मा रियाज जदून साहिबा ख़ुद हमारे साथ मौजूद हैं, उनकी मौजूदगी से इस्तेफ़ादा करते हुए मैडम, जो कुछ हो रहा है वो भी तारीख़ है। यानी पहले शौकत यूसुफज़ई साहब वो अगर पकड़ में आ जाते तो उनको बहुत शदीद नजराना अकीदत पेश करती पब्लिक, बचा लिए गए। फिर वफाकी वज़ीर मजहबी उमूर को अपनी गाड़ी समेत भागना पड़ा। ये सिलसिला अगर दराज हुआ तो इसका मतलब है कि ये दायरा कार कहीं तक तो जाएगा। ये सिलसिला शुरू हुआ है, इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं नाकाम आप लोग हो रहे हैं। और जब असम्बली में नूर आलम साहब खड़े होकर के अगली सफ़ों की तरफ इशारा करते हैं, उस सफ़ में वज़ीर आज़म पाकिस्तान खुद मौजूद हैं और उन्हें कौम का असल मुजरिम करार दे दिया नूर आलम साहब ने। आपके ख्याल में रॉ के पेरोल पे हैं वो, भारत से उनके ताल्लुकात हैं, उनको मोदी ने इशारा किया था, कुछ काइंडली ऐसा कहिए ताकि हमें भी करार आए। देखें, एक चीज़ का मैं आपसे क्लियर करना चाहूँगी। नूर आलम बिल्कुल हमारे कुलीग हैं और बहुत अच्छे हमारे कुलीग हैं। और जो आप ये कह लें कि अगर मिनिस्टर्स के साथ कोई झगड़ा है या किसी चीज़ के ऊपर कोई उनका डिस्प्यूट चल भी रहा है अपने इलाके के हवाले से, तो आप ये नहीं कह सकते कि खुदा न खास्ता ये PTI के अंदर कोई दरार पड़ गई है या खुदा न खास्ता कोई मैडम इस आर्ग्यूमेंट को चैलेंज करने के लिए मेरे पास बहुत स्पेस है, लेकिन वक्त ये है कि प्रोग्राम में एक कमर्शियल ब्रेक शामिल करना है। कमर्शियल ब्रेक से सीधा आपके पास आऊंगा, ये वादा रहा, आपका पूरा जवाब लूंगा। नाजरीन, एक वक्फा। वेलकम बैक नाज़रीन, दस्तूर हमारे मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। जी मैडम उज़मा रियाज जदून साहिबा, ब्रेक पर जाने से पहले मैंने वादा किया था आपके पास आ गया हूँ, ऑल योर्स। देखिए, बहुत सी चीज़ें जिससे नूर आलम साहब की भी हैं, ठीक है, उनको भी बहुत से अपनी शिकायतें हैं, मुख्तलिफ मिनिस्टर से शिकायतें हैं। तो ये हमारा जो पार्लियामेंट्री फ़ोरम होता है, ये बेस्ट फ़ोरम इसलिए भी है कि हम खान साहब के सामने बैठ के ना सिर्फ अपने हलकों की जो प्रॉब्लम्स हैं, जो मसले हैं, उनको भी डिस्कस करते हैं। इवन कि जो मिनिस्टर्स के रवैये अगर अपने MNAs के साथ ठीक नहीं है तो हम उसको भी बहुत कह लें कि हाँ जी कर सकते हैं और उनको हम खुले तरीके के साथ अपनी तमाम, और यही मेरे ख्याल में एक जमहूरियत का हुस्न भी है। और ख़ान साहब की अगर देखा जाए तो बेहतरीन लीडरशिप भी है कि ये नहीं है कि हर कोई उनके आगे ग़ुलाम बन के खड़ा हुआ है, अपनी जज्बात का इजहार भी कर सकता है, अपनी प्रॉब्लम्स, उनकी सॉल्यूशंस उनके साथ डिस्कस भी कर सकता है। और ख़ान साहब इसी तरह से जो मिनिस्टर्स के जो रवैये हैं वो भी तीन सफ़ों में और कौन से ऐसे लोग हैं जो बहुत सी अवाम दुश्मन जिनकी अप्रोच है, जो खान साहब को मिसगाइड कर रहे हैं? देखिए, मैं ये नहीं समझती कि अवाम दुश्मन खुदा ना खास्ता कोई अप्रोच। उन्होंने तो कहा कौम के असल मुजरिम है। देखिए, ये नूर आलम की अपनी हो सकती है और वो असल में मेरा पठान भाई है और गुस्से में आता है तो उसको अपनी ज़बान पे काबू नहीं रहता। अदरवाइज ही इज़ वेरी नाइस पर्सन, बड़ा मेरा बहुत ही अच्छा कुलीग है, मेरा भाई है। लेकिन वो अगर इस किस्म की बात कर लेता है गुस्से में तो उसका मतलब ये तो नहीं है ना कि आप ये समझे कि खुदा ना खास्ता कि PTI के अंदर फूट है, ये लोग खुदा ना खास्ता खान साहब से मुतनफ़िर हैं या कुछ। सर राना मकबूल साहब,
मतलब बड़ी सख्त FIR काटी है, उनको पठान होने का ताना दे करके और सारी बातें धड़म तख्ता कर दी है मैडम ने। मैं खुद भी पठान हूं सर, मैं खुद जुनून हूं, मैं खुद जुनून अच्छा, दिमाग से तो मैं भी हूं, लेकिन सर राणा मकबूल साहब, आप इस आर्गुमेंट को बाय करते हैं जो मैडम ने दिया? नहीं, चलो मासूमियत में ऐसी दलील दी जा सकती है, ऐसी दलील हाँ, लेकिन इतने ओपन फोरम पे और नेशनल असम्बली में जो रिकॉर्ड हो रहा है, इंटरनेशनल लेवल पे भी जा रहा है, जिसका प्रिंट निकलता है, जिसका ऑडियो वीडियो होता है, तो ये बात जो कहनी है किसी जज्बे और किसी मुश्किल की वजह से कही जाती है, इस बात को सीरियसली लेना चाहिए। वो तो अच्छा, वो शफकत करती हैं, उनके भाई हैं, उनका ओपिनियन की जो है वो उनकी ओपिनियन का एहतराम भी करें। तो बात यह है कि हाल हमारे दोस्तों का ये है, क्योंकि आप बड़े आलिम फाजिल आदमी हैं, अलामा साहब ने कहा था कि उस मौज के मातम में रोती है भंवर की आँख। ऐसी सिमली कम इस्तेमाल हुई है। उस मौज के मातम में रोती है भंवर की आँख, दरिया से उठी लेकिन साहिल से न टकराई। इसलिए ये अमल जितना हुआ है पिछले 3.5 साल 4 साल से, ये बैकफायर कर गया है, ये काउंटर प्रोडक्टिव हुआ है। कोई ऐसी अचीवमेंट नहीं जिस पे आप ईमानदारी से और गैर जानबदारी से देखें तो कुछ कौम को फ़ायदा हुआ है। कौम मुश्किल में मुब्तला है। अभी आप मैडम बात कर रही थी, काबिल एहतराम है हमारे लिए, क्योंकि ग़ुलाम थोड़ा है जो सामने खड़े हो जाएं। लेकिन अगर हम IMF के ग़ुलाम हो जाएं या उन एजेंसीज़ के ग़ुलाम हो जाएं जो हमारी एग्जिस्टेंस के ख़िलाफ़ है, तो फिर क्या होगा? जो कि हो गया है। अगर हम स्टेट बैंक को भी उनके हवाले कर दें तो फिर क्या होगा? जो कि हो गया है। इसलिए ये चूँकि अलामा तंग करते रहते हैं, ये उन्होंने कहा था, भरोसा कर नहीं सकते ग़ुलामों की बसीरत पर, भरोसा कर नहीं सकते ग़ुलामों की बसीरत पर, दुनिया में फ़कत मर्दाने हुर की आँख है बीना। जो बहादुर लोग हैं वो आँखों में आँखें डाल के देख सकते हैं। हमारी मजबूरियाँ इतनी हैं कि अब पाबंदे सलासल हैं मजबूरी में। अल्लाह खैर करे, इस मुल्क पे रहमत करे, इस कौम पे रहमत करे। अल्लाहुम्मा आमीन। सर, आपकी इसी दुआ के साथ इकॉनमी है। शहादत अवान साहब के पास जाने का। शहादत अवान साहब, सर बड़ी सख्त FIR काटी है राणा मकबूल साहब ने, उन्होंने कहा कुछ भी नहीं हुआ, सब फरेब नज़र है। लेकिन नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी पर तो इतराए फिरते हैं खान साहब। उन्होंने कहा कि ये बड़ा नीड ऑफ द आवर थी। सर, पार्लियामेंट से रुजू हुआ था? देखिए, पहली बात तो मैं ये बताऊं कि इतना आप जिस बात की बात कर रहे हैं, ये तो इतना अहम इशू था कि नेशनल, पहले वर्ड लगा हुआ नेशनल, अगर आप कहते हैं नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी है, तो मैं ये कहता हूँ कि इसको अगर आप कहते हैं PTI सिक्योरिटी पॉलिसी है तो वो हो सकती है। नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी होती है, पार्लियामेंट में जाती, दोस्तों के साथ पार्लियामेंटेरियंस बैठते और को लाहेमल जो बनता उसको आप कह सकते थे कि नेशनल जो है सिक्योरिटी पॉलिसी है। और किसी एक आदमी का, उनकी पार्टी का अगर कोई लाहेमल है तो उस पर अगर आप कहें, पहली बात तो ये है कि सब लोगों को ये भी मालूम नहीं है। मैं समझता हूँ नूरुल आरफीन साहब, आप भी नहीं बता सकते कि मुकम्मल तौर पे नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी पाकिस्तान की है क्या। अगर आप जाके देख लें, पहली बात तो मैं आपको बताऊं कि इस हुकूमत के आते के साथ ही सबसे पहले पाकिस्तान को जो ढज लगी है नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी, वो कश्मीर का है। मोदी सरकार ने जो आर्टिकल 378-35 वाला जो सिलसिला करके उन्होंने मकबूजा कश्मीर को जो अपना पार्ट बना लिया और हम उनके साथ कारोबार करने के लिए चीनी चावल की बात जो है उनके साथ हम करने के लिए चल पड़े। उसको आप देख लें कि वो हमारा सिलसिला क्या है, उसको भी आप छोड़ दें। आपको पता है TTP के साथ मुज़ाकरात की अगर आप बात करते हैं, उसको आप आगे चल के देख लें। उसके अलावा चंद एक जत्थे जिन्होंने हमारी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ को नुकसान पहुंचाया, या उसके अलावा मुल्की हालात इस वक्त अगर आप कंपेयर कर लें तो आप खाली इस्लामाबाद को ले लें। इस्लामाबाद में दिल्ली का जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है उसको भी आप देख लें जी, वहाँ पे क्या सूरत हाल है कि मैं समझता हूँ इस्लामाबाद के जो सेक्टर्स हैं वहाँ पे राना मकबूल साहब इस बात की तायीद करेंगे कि हमारी एक सेनेटर है नुज़रत साहिबा, उनके घर में डाकू घुस के उनको लूट के ले गए। ये तो सूरत हाल है। और आप बात करते हैं बॉर्डर्स की, लोगों को कम अज़ कम लोगों को ये तो बताएं कि ये जो मीडिया में या
कहीं और पे चीज़ें रिपोर्ट हो रही हैं कि हमारे अफ़गान बॉर्डर की जो सूरत हाल है उसमें मतलब पब्लिक को एतमाद में लिया जाए, अफ़गान पॉलिसी पे पब्लिक को अवाम को एतमाद में लिया जाए। सबसे बड़ा जुल्म ये पार्लिमानी निज़ाम है। लेकिन नूरुल आरफीन साहब इस मुल्क का जो प्राइम मिनिस्टर है, पहली बात तो ये है कि वो पार्लिमान में उसी दिन आते हैं जिस दिन किसी बात कोई बिल डोज करना होता है या किसी किस्म की कोई इस किस्म की सूरत हाल जो गैर डेमोक्रेटिक चीज़ हो वो करनी हो, उस दिन वो तशरीफ़ लाते हैं। आप देख लें कितने सेशन उन्होंने अटेंड किए, कितने सवाल जवाब जो हैं वो जनाब प्राइम मिनिस्टर साहब ने दिए। तो मैं आपको ये कहूँ, देखें बात ये है कि हालत तो ये है कि वो कहते हैं कि जो अपोजिशन लीडर जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है वो कहते हैं जी मैं उससे बात करना पसंद नहीं करता हूँ। तो भाई बात ये मजबूरी है, अगर आप एक पार्लिमान के हेड हैं तो कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट है आप पार्लिमान में आएँ और नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी जो है बजा तौर पे आपका इनपुट इसमें एजेंसियों का होगा, हमारे अदारों का होगा। लेकिन भाई मैं बस ये तमाम बात कर रहा हूँ कि एज ए पाकिस्तानी हर बच्चे को पता होना चाहिए कि हमारी पॉलिसी क्या है। बच्चों को ना पता हो लेकिन मैडम को तो यकीनन पता होगा। मैडम ये मुझे बताइएगा, IMF की शराइत मानने से मुल्क की सिक्योरिटी मुतासर होती है, लेकिन वो नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी जो एक इम्पोर्टेड नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र डिज़ाइन करता है और उसको उसके बाद फिर पार्लियामेंट को तकरीबन बालाए ताक रख के और मंजूर करवा दिया जाता है, उससे मुल्क की सलामती को क्या खतरात लाक होते हैं? देखिए ये मुझे समझ नहीं आती कि आप लोग जब भी बात होती है कि IMF की बिहाफ के ऊपर खुदा न खास्ता खान साहब काम कर रहे हैं कुछ है। देखिए नहीं, मैंने ये नहीं, मैं एक बात कह रही हूँ ना कि आपने IMF के उस पे रख के आपने नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी बनाई, ये सारा कुछ। देखिए एक चीज़ का ख्याल रखिएगा कि इस वक्त IMF के पास हमारी हुकूमत फर्स्ट टाइम आई है। 1980 के बाद अगर देखा जाए तो हम 12 दफ़ा फाइनेंशियल क्राइसिस में गए हैं। ठीक है। IMF की और भी बहुत सी डिमांड्स थी जिसमें उनकी ये डिमांड भी थी कि आपने मनी लॉन्ड्रिंग ख़त्म करनी है, आपने करप्शन ख़त्म करना है, कम से कम करना है, आपने जितने भी आपकी जो ये आ जाएंगी आपकी टैक्स का जो आपका सिस्टम है इसको आपने बेहतर करना है। मुझे ये समझ नहीं आती कि 1958 में फ़र्स्ट टाइम पाकिस्तान गया, $35,000 उन्होंने वहाँ से कर्जा लिया, उसके बाद से हुकूमतें किन की थी, इन्हीं की हुकूमतें थी। तो इन्होंने उन चीज़ों को क्यों नहीं फॉलो किया? अगर उन चीज़ों को भी फॉलो किया हुआ होता है। मैं दोबारा अपने सवाल पे आता हूँ। ये जो मैं आपको ये कह रही हूँ क्रिएट की गई है नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, ये गैर मामूली कदम था और ये गैर मामूली हालात में उठाया गया। लेकिन आप इसको ये नहीं कह सकते मनसब के लिए एक इम्पोर्टेड आदमी को दरामद करके, मैडम हमारे यहाँ अब दरामद का सीजन है, दरामद का सीजन है। हमने स्टेट बैंक का गवर्नर तक दरामद किया है, मोइन कुरैशी हमने वजीर आजम दरामद किया था, लेकिन वो एक आमिराना दौर था। अब हम जमहूरी दौर में, अगर मेरी बदगुमानी सही है, अब हम जमहूरी दौर में जिंदा रह रहे हैं। ये सारा मामला खान साहब की नजरों से ओझल है कि जब आप एक इंपोर्टेड आदमी को नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर लगाते हैं तो खान साहब को पता होना चाहिए कि सबसे पहले कौमी सलामती को वही खतरा लाक हो जाता है। कोई ये नहीं है कि जो नेशनल सिक्योरिटी जो आप पॉलिसी बनाएंगे वो खुदा ना खास्ता आप बैरून मुल्क में उन लोगों से बनवा रहे हैं या कर रहे हैं, इसमें एजेंसीज इन्वॉल्व नहीं हैं, या इसके अंदर आपने फौज को साइड पे रखा हुआ है, या आपने अपनी, ये पॉसिबल ही नहीं है ना। तो आप ये ब्लेम नहीं कर सकते हैं कि खुदा ना खास्ता अगर खान साहब ने बनाई है तो वो, लेकिन एक आदमी जो बैरून मुल्क से आपने इंपोर्ट किया है, मैडम आप समझ नहीं रही है मेरे ख्याल में क्या कहने की। देखें आसान मैं इस्तेमाल कर, देखें नहीं देखें मैं आपको सिर्फ ये, अगर वो बंदा है भी इस पॉलिसी के अंदर है और उसको अगर शामिल किया गया है तो आखिर उसकी कोई छान पड़क तो हुई होगी ना। ऐसी तो नहीं कोई किसी को वहां पे बिठा देता या कर देता। इतनी मुफलिस है, इतनी फालिज़दा है खुदा ना खास्ता नहीं उसमें एक नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ढूंढने से एक मुहिब्बे वतन आदमी नहीं मिलता। मैं उनकी हुब्बुल वतनी पे बिल्कुल शुबा नहीं कर रहा हूं, लेकिन आप सोच रही हैं कि मैं क्या कह रहा हूं। व्हेन इट कम्स टू नेशनल सिक्योरिटी हर चीज कितनी ज्यादा छान फटक की मुतकादी होती है। नाज़रीन, यहाँ वक्त हुआ है प्रोग्राम में एक मुख्तसर से वक्फे पे जाने का। वापस आते हैं तो राना मकबूल साहब से नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी के बारे में मजीद बात करेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, ख़ितामी लम्हा शो के आन पहुंचे राना मकबूल साहब। सर, नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी की सिग्निफिकेंस बयान फरमा रहे थे मेरे हैंडसम सर।
कुछ इज़हार ख्याल मेरा ख्याल है इस पर आप भी कर सकते हैं, क्योंकि आपसे ज़्यादा रेलिवेंट पर्सनालिटी तो इस पर कोई नहीं है। देखिए जी, मैंने भी सुना है प्राइम मिनिस्टर साहब को बात करते हुए, उन्होंने ख़ुद फरमाया कि IMF की पाबंदियाँ जो हैं हमारी सिक्योरिटी पॉलिसीज़ के ऊपर भी अपने असरात छोड़ती हैं और छोड़ेंगी, और हमारी जो फंडिंग है उसको भी इफ़ेक्ट ये करेंगी। तो बेसिकली तो इसकी स्पिरिट ये है ना कि इकोनॉमी एंड सिक्योरिटी चैलेंजेस आर इंटरडिपेंडेंट। अगर हमारे पास फंड्स हैं तो हम सिक्योरिटी की बेहतर अरेंजमेंट कर सकते हैं, अगर नहीं है तो बेहतर अरेंजमेंट नहीं कर सकते। ये फ़लसफ़ा है, जिस तरह मर्ज़ी इसको बढ़ाया जाए, लेकिन प्रैक्टिकल सिचुएशन यही है कि जब तक हमारी अर्निंग बेहतर नहीं होगी, इकोनॉमी स्टेबल नहीं होगी, प्रोडक्शन सेक्टर जो काम नहीं करेगा, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर काम नहीं करेगा, रोज़गार बेहतर नहीं होगा, और लिटमस टेस्ट ये है कि अवाम उन्नास का कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो। उनका कॉन्फिडेंस इसी सूरत बिल्डअप हो सकता है कि अगर उनको खाने के लिए मिले, उनको रहने के लिए मिले और सस्ता मिले। लेकिन अगर हम हर रोज़ पेट्रोल की कीमत चढ़ा दें, आप देखें आज भी क़यामत रात को गिरेगी ये पेट्रोल की कीमत की, और बिजली की परसों गिर चुकी है, और हर 15 बाद ये क़यामत की घड़ी जो आती है, ये कितनी क़यामतें इकट्ठी हो गई हैं आप देख लें। इसलिए ये हो सकता है कि गुफ्तगू की हद तक ये कि चलो बात लगती हो, वो जो हमारे दोस्त आए हुए हैं अमेरिका से, वो अंग्रेज़ी उर्दू मिक्स करके मुहावरा, इस्तारा और सिम्बली और मेटाफर यूज़ करके चला रहे हैं इस बात को, लेकिन ये कोई वो प्रोडक्टिव काम नहीं है। काम ये है कि अगर कोई मेजर्स लिए जाएं जो कि नहीं लिए गए, महंगाई को कंट्रोल किया जाए, इन्फ्लेशन को अनब्राइडल ना छोड़ा जाए, लोगों के मसाइल हल हों, तो फिर जाके सारे मामला ठीक होंगे। लेकिन अब तो ऐसा नहीं है। हर वो कहते हैं ना कि जाने क्यों ढूंढती फिरती हैं, क्या ढूंढती फिरती हैं यहाँ के मुझ में, राह के ढेर में न शोला है न चंगारी है। इसलिए कैफियत ऐसी है, तो हमें इस कैफियत का शऊर होना चाहिए। हम अपने आप को क्यों धोखा देते हैं? सर, धोखे की आपने बात की तो यहाँ मैं एक जिक्र करता चलूँ, शहादत अवान साहब भी मुझे मुयस्सर हैं। सर, पेट्रोलियम प्राइसेस का रोना रोते चले, रात को 12 बजे जो होना है वो तो लिख ही दिया गया होगा, अब तो सिर्फ फॉर्मल अनाउंसमेंट बाकी है। शहादत अवान साहब, सर 150 रन्स पेट्रोल बना चुका है मेरे हैंडसम की क़यादत में, वो वर्ल्ड कप हमारे गले ही पड़ गया है, लगता है हम में से बहुत सौ को लेके ही जाएगा। सर, अब तो ये दुआ मांगने को दिल चाह रहा है कि काश पाकिस्तान वो वर्ल्ड कप हार ही गया होता, क्योंकि हर थोड़े दिन के बाद यही सब सितम ढाया जाता है और उसके बाद लंतरानी वही है कि ये इंटरनेशनल मार्केट का तोहफा है तो हम आपको क्यों करना दें। जी देखिए नूरुल आरफीन साहब, सबसे पहले तो मैं मैडम जदून का जवाब देना चाहूँगा कि ये कहते हैं कि हमने कोई IMF के कहने पे हमारी पॉलिसी नहीं, जो बजट भी आ रहा है वो हम खुद हम अगर आपने ये नहीं कहा, मैंने ये समझ लिया होगा, मैंने ये समझा होगा कि उनकी कंडीशंस नहीं हैं। लेकिन आपने ये कहा कि अयूब खान साहब के दौर से ये कर्ज़े चल रहे हैं, लेकिन मैडम ये बताऊँ, आपने बीच में कहा कि पहले जाने वाली हुकूमतों ने भी ये कर्ज़े लिए हैं, तो मैडम मैं ये बताऊँ कि उनमें से किसी ने ये नहीं कहा था कि ये कर्ज़े हम जो है IMF के मुंह पे मारेंगे, बल्कि मौजूदा गवर्नमेंट ने तो उनको उल्टा स्टेट बैंक भी उनके हवाले कर दिया। मेरा जो कहना है मैडम, मेरी सोच अपनी हो सकती है, आपकी अपनी जो है ना वो आपकी सोच जो है वो अपनी हो सकती है। तो मेरा कहना ये बात, अब आ जाते हैं पेट्रोलियम के ऊपर। देखें जी, पेट्रोलियम की जो सूरत हाल है, बात ये है कि पहले भी ये मैं बात कर चुका हूँ कि मौजूदा गवर्नमेंट जो है वो फेडरल गवर्नमेंट के लिए फ़ंड जनरेट करना चाहती है, लिहाजा वो जो पेट्रोलियम जो लेवी है ना, उसको उन्होंने पहले कहा कि हमने इसको 70 रुपये तक थोड़ा थोड़ा करके हमने बढ़ा के IMF की कंडीशन की वजह से इसको आगे लेके जाना है, क्योंकि बाद ये एक सेल टैक्स वगैरह जितने वो सूबों को जो है अपने हिस्से के हिसाब से उनको जो वापस चले जाते हैं सूबों को, लेकिन इन्होंने सूबों को डिप्राइव करने के लिए वो वक्तन फ़वक्तन जो अपनी लेवी है वो बढ़ाते जाते हैं ताकि फेडरल जो फंड्स हैं वो बढ़ते रहें। अब रहेगा जी, चले मान लिया जैसे भी आप बढ़ाते हैं, भाई आप क्यों बढ़ाते हैं? अगर आप कहते हैं कि दुनिया में महंगाई जो है उसके बराबर में हम चल रहे हैं, भाई आप ये भी तो देखें कि वहाँ पे आम आदमी रोज़ के क्या उसकी ज़रिया आमदन कितनी है, कितना वो कमाता है, और पाकिस्तान में हमारी GDP क्या है। तो भाई अगर एक आदमी जो रोज़ के जो है 2500-2000 कमाता है,
तो आप पाकिस्तानी आदमी जिसको एक दिहाड़ी भी नहीं मिलती है उसके साथ मुआवजा न करें, तो मैं समझता हूँ ये बड़ी लाइल्मी की सी लाइल्मी, आप ज्यादती को लाइल्मी कह गए, ये भी आपका हुस्न ज़न है। मैडम उज़मा रियाज जदून साहिबा, मैडम माजी के दरीचों को खंगालते हैं। अपोजिशन में थे तो कलेजा फटा जाता था मेरे सरकार का, कभी सिविल नाफरमानी की कॉल देते थे, कभी कहते थे कि हुंडी के ज़रिए पैसे भेजो, बैंकिंग चैनल्स यूज़ ना करो, कभी कुछ और करते थे और कभी कुछ और करते थे। बाबाए पीटीआई का जाहिर है कि इसमें कंट्रीब्यूशन कौन नज़रअंदाज कर सकता है। सदाकत और अमानत की तोहमत भी आनी थी। मैडम पूछना ये था कि अब वो चश्मा कहाँ रख करके भूल गए मेरे हैंडसम, कि जिससे आवाम की परेशानियाँ उनको सिर्फ दिख जाएँ। आवाम पर तबर्रा हो रहा है, आवाम को 5-5 रुपए करके बढ़ाया जा रहा है बिजली की कीमतें और पेट्रोलियम मसनूआत की, और आवाम को हमेशा नसीहत ये होती है कि आपने घबराना नहीं है, घबराना नहीं है। खुदा की कसम यहाँ जान निकली चली जा रही है, और ऊपर से मतलब मारूं घुटना फूटे हाथ, कहते हैं कि पूरी दुनिया में पाकिस्तान सबसे सस्ता मुल्क है। और नसीहत ये है कि अगर आपको महंगाई लगती है तो बेल्जियम को देखो। आपको इस प्रोग्राम में आने से पहले अगर आपने बेल्जियम का नाम सुन रखा हो तो मैं आपका इसे विजदान समझता हूँ, वरना बेल्जियम इतना बड़ा मुल्क है नहीं। कुछ कहिए। बात सुने, आप बात करते हैं जिस वक्त, चलें जी बेल्जियम तो चलो डेवलप कंट्रीज है, आप बात कर लें बांग्लादेश की बात कर लीजिए, आप भारत की बात कर लीजिए, क्या कीमतें जा रही हैं वहाँ पे पेट्रोल की? 200 रुपये पे वो भी है, वहाँ पे भी पेट्रोल की कीमत वो जा रही है। पहली बात। दूसरी बात ये है कि आप कहते हैं कि एक मिनट ना, कंपैरिजन अगर बेल्जियम से नहीं है तो कम से कम भारत और बांग्लादेश नहीं हो सकता ना, हो नहीं सकता ना मैडम। क्यों नहीं हो सकता? उनसे भारत का वज़ीर आज़म मोदी है, पाकिस्तान का तो नहीं है। तो अच्छा, और भारत में बीजेपी की हुकूमत है, पाकिस्तान में तो आरएसएस की हुकूमत नहीं है। बहुत करते हैं, लाहौल वाला कुवत में लानत भेजता हूं भारत। नहीं, मैंने जितना भारत के खिलाफ काम किया, पाकिस्तान में हो गया, कंपैरिजन तो बहुत होता है। मैं शुक्र मनाया आईएसआई में नहीं हूं, वरना जितना काम मैंने किया उतना किसी एंकर ने नहीं किया। देखें जो भी है, जिस वक्त आप बैठते हैं कंपैरिजन होता है कि जी भारत में ये हो गया, पाकिस्तान में ये है, बांग्लादेश में ये हो गया, पाकिस्तान में ये है। आप मुझे ये बताइए कि जो पिछली तमाम हुकूमतें IMF की तरफ जाती रही, मैं तो कहती हूँ कि इसके ऊपर भी एक कमेटी बननी चाहिए कि जो आप लोगों ने IMF से कर्जा लिया वो कहाँ पे लगाया? एक मिनट, कहाँ पे लगाया? आज हमारे ऊपर जो इतना कर्जा चढ़ा हुआ है और जो हमारे ऊपर सूद की रकम हुई भी है, कहाँ से पूरी करेंगे? IPPs के जो लगे, IPPs के जो चीजें लगी, सुने ना, एक मिनट, IPPs के आपने लगाए, आप मुझे ये बताएं वो उन मंसूबों के अंदर जो आपके ऊपर इतना एक प्रेशर आया हुआ है, आपने पैसे देने हैं, सारा करना है। मैं बता देता हूं, मैं ये कह रही हूं ना मैडम, प्लीज मुझे बताने दीजिए ना, घर वाले भी सुनना मेरे। एक मिनट, फैसल वावड़ा को बेरोजगार करें, फवाद चौधरी साहब वो आपके बिल्कुल नहीं है, खान साहब को फौरन गलतफहमी उनकी दूर कर दें, इसलिए कि एक अगला कोई खंबा नजर आ गया, उस पर लटक जाएंगे। एक मिनट, 17 लोग आपकी काबीना के गैर मुंतखब और पैराशूटर्स हैं, उनको बेरोजगार करें। एक मिनट सुन लीजिए ना मैडम, मैं बता रहा हूँ, ये वज़ीर-ए-आला हाउसेस को बुलडोज कर दें, सबसे पहले यहाँ आवाम का जाना आना फ्री करें, वजीर आला, गवर्नर, इन सबको बाहर खड़ा कर दें। खान साहब खुद पंखा जले, खान साहब इस कसरे वजीर आजम से निकले, खान साहब वो 5 रुपए, खान साहब 55 रुपए वाले, गाला क्या 120 गज का है मैडम? वो खुदा का खौफ करें। उन्होंने क्या वजीर आजम बनने के बाद उन्होंने बनी गाला बनाया? मैडम मैं ये कह रहा हूँ कि वजीर आजम बनने के बाद मैडम रेगुलराइज, मैं नए इकट्ठे खोल दूंगा, आप समझिए, आप समझिए मैडम, मुझसे मैं बताता हूँ। देखिए एक बात मैडम, आवाम पे अगर खान साहब ही कहा करते थे कि अगर इस तरह से हुकूमत चलानी है तो ये तो कोई भी कर लेगा, टैक्सेस लगा करके। आज वो सारी बातें क्यों भूल गए? मैं आपसे वही पूछूंगा, वो चश्मा कहाँ है खान साहब का? आज IMF की डिमांड नहीं है कि आप टैक्स सिस्टम बेहतर करें, मैडम, और टैक्स सिस्टम उन लोगों से लेना चाहिए जिनके ऊपर टैक्स लग रहे हैं, वो आ ही नहीं रही है। मैडम खान साहब का चश्मा किधर है वाला? नहीं देखिए ये चीज थोड़ा साहब, आज आपने बहुत अच्छी बात की है, मैडम को याद करवाया कि गवर्नर हाउसेज जो है वहाँ तो यूनिवर्सिटीज बननी थी, बिल्कुल, और PM हाउस उन्होंने इस्तेमाल ही नहीं करना था। साइकिल के ऊपर प्राइम मिनिस्टर हाउस जो है जनाब वज़ीर आज़म साहब ने वहाँ पे साइकिल पे आने का था। और उसके अलावा हाल ये हो गया कि बच्चों का दूध जो है वो बच्चों के दूध को बढ़ा भी दिया, उसको देखें बात ये है, उसको आपने बढ़ा दी है। हालांकि बिलावल साहब ने एक और चीज़ की महंगाई की बात की, मैं उसके ऊपर बात कर दी है। मैं बिल्कुल, देखें जी बात ये है, जिन लोगों के बच्चे मुल्क से बाहर रहते पलते हैं उनके लिए तो अगर उनकी नज़र में दूध बढ़े, लेकिन हम तो पाकिस्तानी लोग हैं भाई, हम कहते हैं कम से कम उन बच्चों के दूध के ऊपर आपको टैक्स जो है उनको नहीं। आपने क्या किया? जहाज के अंदर खाने पीने के
आपने जो है वो लंच बॉक्स कभी मिलता नहीं है, वो राना मकबूल साहब बताएंगे। 2 सैंडविच उसके ऊपर भी आपने टैक्स लगा दिया। बेकरी के आइटम्स जो है उसके ऊपर भी आपने फूड जो है वो उसके ऊपर भी आपने टैक्स लगा दिया है। तो इस तरीके से दवाइयाँ, अद्वियात आपने 250 गुना दवा बढ़ा दी है। अब आप बताएं कि पेनाडोल आपको कितने में मिलेगी? शुगर का मरीज कहाँ से जाके दवाई ले लेगा? या इस किस्म की चीजें मैं ये लेकिन आपने घबराना नहीं है सर, आप घबरा गवर्नमेंट खुद घबरा गई है। आप हर चीज इंपोर्ट कर रहे हो, पब्लिक नहीं घबराएगी। क्यों नहीं रिसर्च आप लोगों ने ड्रैफ्ट में बनाया? घबराहट दस्तों गिरेबान ये आपस में इस वक्त हो रहे हैं। तो मैं आपको नहीं, वो तो खैर उन्होंने बता दिया था कि वो पठान भाई है इसलिए जज्बाती हो गए। लेकिन देखें मैडम घबराना अभी भी नहीं है। देखिए 1 मिनट, आप लोगों ने जिस किस्म की इकोनॉमी खान साहब को दी, जिस किस्म की आपने सिचुएशन दी है, बस आपकी जो फेवरेट नून लीग है, आपकी फेवरेट पार्टी है। आपने प्रोग्राम नहीं देखे मैडम, आपने प्रोग्राम नहीं देखे मेरे। मैं आपको इंशाल्लाह क्लिप भी भिजवाता हूँ। नाजरीन, ये था मोहतरमा उज़मा रियाज जदून साहिबा, मोहतरम शहादत आवान साहब और मोहतरम राना मकबूल साहब। तीनों मुअज़्ज़िज़ीन का इंतहाई मशकूर हूँ कि अपनी मसरूफियत के बावजूद और मुझे जानते बूझते इस प्रोग्राम में शिरकत का खतरा आपने एक मरतबा फिर मोल लिया और हमें इज्जत बख्शी। नाज़रीन, कल इंशाअल्लाह ताला बशर्ते ज़िंदगी हाजिर खिदमत होंगे। फ़ी अमानिल्लाह। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।